हेलो गाइज, मैं हेमंत सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के भाग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यदि वो चार या चार से अधिक वर्ड से बना है तो वे चार वर्ड्स कौन से होते हैं। क्लियर। इससे पहले हम तीन वर्ड्स तक डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। तो आइए देखते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट फोर या मोर वर्ड्स का है तो वे फोर वर्ड्स कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है फोर और मोर वर्ड्स। यदि फोर वर्ड्स सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं तो पहला वर्ड होता है आपका हेड वर्ड, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक वर्ड दिया गया है तो वो आपका हेड वर्ड कहलाता है। यदि दो वर्ड दिए गए हैं तो वो आपका पहला क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड होता है। तो क्वालिफायर में यहां पर हम डिटरमिनर का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हेड वर्ड आ जाता है। यदि तीन वर्ड यूज किए गए हैं तो बीच में हेड वर्ड और डिटरमिनर के बीच में आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं। क्लियर। यहां तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि चौथा वर्ड सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है तो वो चौथा वर्ड कौन सा होता है। तो वो चौथा वर्ड होता है आपका फ्रेज। क्लियर। और फ्रेज क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, फ्रेज यह शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स होते हैं, एक साथ लिखे होते हैं, ठीक है। कम से कम दो वर्ड्स का होना किसी भी फ्रेज में जरूरी है। क्लियर। आगे लिखा है, यह सब समूह जो हमारी फ्रेज होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट की स्थिति को बताते हैं। अर्थात जो फ्रेज होती है वो बताता है कि आपका जो हेड वर्ड है वो कहां पर है। क्लियर। और यह सब्जेक्ट का ही एक अंश होता है, एक हिस्सा होता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड का होता है और चार या चार से अधिक वर्ड्स का भी होता है। तो जब जो चौथा वर्ड्स है वो भी तो हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा होगा। तो वही बात यहां पर लिखी गई है, जो हमारी फ्रेज होती है वो सब्जेक्ट का ही एक अंश होता है, हिस्सा होता है। और आगे बताया गया है कि यह सदैव हेड वर्ड के बाद लिखा जाता है। जैसे यहां पर मैं लिखा है कि सबसे पहले डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और उसके बाद फ्रेज का यूज किया जाता है। तो जो आपकी फ्रेज होती है वो हमेशा हेड वर्ड के बाद आती है, हेड वर्ड से पहले नहीं लिखी जाती। आइए समझते हैं अपने एग्जांपल के थ्रू। देखिए, यहां पर एग्जांपल दिखा है, सम बर्ड्स सिटिंग इन द ट्री वर चिर्पिंग। क्या कह रहा है, पेड़ पर बैठे हुए कुछ पक्षी चहचहा रहे थे। जैसा कि मैंने हिंदी में आपका इसको अर्थ बताया, पेड़ पर बैठे हुए, ठीक है ना, कुछ पक्षी। यदि हम यहां पर सिटिंग इन द ट्री ना लिखें तो आपका जो मीनिंग है वो निकला सम बर्ड्स वर चिर्पिंग, कुछ पक्षी चहचहा रहे थे। यहां पर कहां पर चहचहा रहे थे ये पोजीशन जो है वो नहीं बताई गई है। इस पोजीशन को बताने के लिए हमें फ्रेज का यूज करना पड़ता है और फ्रेज जो है वो हमारी हेड वर्ड के बाद यूज की जाती है, या हम दूसरा समझ सकते हैं कि जो वर्ब होती है उससे पहले ही फ्रेज जो है वो यूज की जाती है। तो देखिए, यहां पर जो वर्ड्स है वो आपका हेड वर्ड है कि मेन फोकस जो है कौन चहचहा रहा था, बर्ड्स चहचहा रही थी, ठीक है। तो ये आपका हेड वर्ड हो। कितने बर्ड्स थे, इससे पहले जो वर्ड्स यूज किया जाता है वो या तो एडजेक्टिव होगा या आपका डिटरमिनर होगा। एडजेक्टिव है नहीं क्योंकि बर्ड्स की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही, इसलिए क्या है, इसलिए ये आपका डिटरमिनर है। ठीक है। अब मैंने बताया कि हेड वर्ड के बाद और वर्ब के से पहले जो वर्ड लिखे रहते हैं, जो शब्द समूह लिखा रहता है वो हमारा फ्रेज कहलाता है। जैसे कि हमने यहां पढ़ा है कि यह सदैव हेड वर्ड के बाद लिखा जाता है। हेड वर्ड ये रहा आपका और ये फ्रेज हुई और वर्ब से पहले भी ये। क्लियर। फर्स्ट सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि ए लेम बॉय लाइंग इन ए स्ट्रीट वाज चिर्पिंग, कि गली में लेटा हुआ या पड़ा हुआ एक लंगड़ा लड़का वाज वीपिंग, रो रहा था। अब यहां पर यदि हम इस वर्ड्स को यूज ना करें, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं यदि इसका प्रयोग ना करें तो जो हमारा बॉय है इसकी जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं होगी। फिर क्या होगा, ए लेम बॉय, एक लंगड़ा लड़का वाज वीपिंग, रो रहा था। अब कहां रो रहा था ये नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसकी स्थिति को प्रकट करने के लिए, इसकी स्थिति को बताने के लिए हमने फ्रेज का यूज किया है, जो कि हमारे हेड वर्ड के बाद यूज हुई है। क्लियर। तो बात करते हैं सबसे पहले हेड वर्ड की। आपका बॉय जो है वो हेड वर्ड है, लेम आपका एडजेक्टिव हुआ
और ए जो है ये आपका डिटर्मिनर है। कौन सा डिटर्मिनर है? ये आपका आर्टिकल का डिटर्मिनर, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। आगे जो लाइन इन ए स्ट्रीट है ये आपकी फ्रेज है, और वाज वीपिंग ये आपका प्रेडिकेट है। यहां पर वर्ब चिरपिंग आपका प्रेडिकेट है। तो आई होप ये दोनों सेंटेंस जिसमें फ्रेज का यूज किया गया है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर और कौन कौन से वर्ड्स जो है वो हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिरंड। जिरंड का प्रयोग भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट किया जाता है, लेकिन जिरंड किसे कहते हैं, क्या होता है जिरंड, सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा। आइए देखते हैं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है। जो भी हमारी वर्ब होती हैं, जैसे हमारी होती है गो, इसमें यदि हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये गोइंग हो जाएगी। टीच, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये टीचिंग हो जाएगी। और जब इन वर्ब का प्रयोग हम सेंटेंस में एज ए नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे तब हमारा ये जिरंड कहलाएगा, वरना ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहलाती है। तो आइए देखते हैं, आगे लिखा है कि जो सेंटेंस में नाउन के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, नाउन बनता है, और नाउन हम जो है वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के स्थान रखते हैं या ऑब्जेक्ट के स्थान रखते हैं। आगे लिखा है जिरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, ये रियल नाउन नहीं होता, ये किसी का नाम नहीं होता। वर्ब में आईएनजी लगा करके एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करने से जिरंड बनता है, इसीलिए इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। और आगे मैंने लिखा है कि ये नकली वाला नाउन है। नकली वाला नाउन क्यों? क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, वर्ब से बनाया गया नाउन है। तो आई होप जिरंड आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, एग्जाम्पल लिखा है हमारा, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। अब इज इंजीरियस फॉर हेल्थ जो है ये आपका प्रेडिकेट है, क्लियर। और इससे पहले, प्रेडिकेट से पहले जो भी लिखा रहता है आप जानते हैं कि वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट पर हमने एक ऐसे वर्ड को लिखा है जो कि हमारा वर्ब होता है। अब ये वर्ब यहां पर नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है, और सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है, क्योंकि स्मोक से जो हमारी वर्ब होती है स्मोक, उसमें आईएनजी लगा करके स्मोकिंग बना है, जिसका मीनिंग वही होता है जो उसका रियल मीनिंग होता है, धूम्रपान करना, ठीक है। तो यहां पर जो ये स्मोकिंग है ये यहां पर जिरंड एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो इसका मीनिंग है स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज ए गुड एक्सरसाइज, कि सुबह में घूमना एक अच्छा व्यायाम है। अब इज से लेकर के एक्सरसाइज तक ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है, और इससे पहले जो भी है ये आपका सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक वॉकिंग और एक इन द मॉर्निंग। वॉकिंग जो है वो आपका जिरंड है, क्यों? क्योंकि ये वॉक से आईएनजी लगा करके वॉकिंग बना है, ठीक है, और इसका प्रयोग हमने एज ए सब्जेक्ट एज ए नाउन सेंटेंस में किया है, ठीक है, इसलिए जिरंड है। और आगे जो इन द मॉर्निंग है, क्योंकि ये वर्ब से पहले है और ये यहां पर हम हेडवर्ड मानेंगे इसको, और हेडवर्ड के बाद है, तो ये क्या हो गया? ये आपकी फ्रेज हो गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रेज क्या होता है, ठीक है, तो ये यहां पर फ्रेज है, ये आपका हेडवर्ड है और उसके बाद प्रेडिकेट है। तो मीनिंग हो जाएगा सुबह में घूमना एक अच्छा व्यायाम है। क्लियर? आई होप जिरंड आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जो वर्ड बनता है और उस वर्ड को हम एज ए नाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट जब यूज करते हैं तो वो वर्ड हमारा जिरंड कहलाता है। और यदि एज ए सब्जेक्ट और एज ए नाउन उस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को या आईएनजी फॉर्म को हम यूज नहीं करते हैं बल्कि मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वो हमारी आईएनजी फॉर्म कहलाती है। तो आई होप आपको जिरंड क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फिनेटिव।
इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, क्या होता है इन्फिनिटिव? देखिए किसी भी वर्ब से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव वर्ब बनता है और किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। बात करते हैं इन्फिनिटिव की कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव बनता है जो सेंटेंस में नाउन के रूप में, देखिए होता क्या है कि जितने भी इन्फिनिटिव या जीरंड बनते हैं वो नाउन बनते हैं और हर नाउन या प्रोनाउन होता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज किए जाते हैं। वही बात यहां लिखी है, नाउन के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। जहां पर सब्जेक्ट होगा वहां पर नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा। तो जो आपका इन्फिनिटिव होता है या जो आपका जिरंड होता है वो नाउन के स्थान पर रखा जाता है, अर्थात सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। कैसे, आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए लिखा टू वर्क हार्ड इज द की ऑफ सक्सेस, कि सफलता जो है, जो हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर जो वर्ड लिखा गया टू, वर्क जो है आपका वर्क हार्ड, ये आपकी वर्ब होती है। इससे पहले टू लगाने से हमारा ये क्या बना है, ये इन्फिनिटिव बना आता है। और ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। और इससे आगे इज द की ऑफ सक्सेस, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, कि कठिन मेहनत करना सफलता की कुंजी है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है टू स्लीप इज इसेंशियल, सोना आवश्यक है। जैसे यहां पर हमने कोई भी वर्ब लिखी वॉक, इससे पहले हमने टू लगा दिया तो ये बन गया टू वॉक। हमने लिखा टीच, इससे पहले टू लगाया, इन्फिनिटिव बन गया। लेकिन इनका जो यूज है वो एज ए वर्ब नहीं करेंगे। अब हम यदि हम वर्ब करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और जब हम इनका यूज एज ए नाउन करेंगे तो ये इन्फिनिटिव कहलाएगा, और ये इन्फिनिटिव ही सही होगा। बात समझ में आई कि जब हम टू प्लस वाक या वाक टू वाक या टू प्लस कोई भी वर्ब लिखी होगी, यदि हम उसको वर्ब के स्थान पर लिख देंगे तो वो वर्ब नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो वहां पर इन्फिनिटिव का कार्य करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा या एज ए सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में यूज किया जाएगा। यदि हम इन्फिनिटिव का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, कोई मेन वर्ब होती है, तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और यदि हम इन्फिनिटिव का प्रयोग इस वर्ब से पहले करते हैं तो ये सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इन्फिनिटिव होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है और एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में यूज किया जाता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज ऑफ देयर एंड इट एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में हम देयर और इट दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन किसका कहां पर होता है आइए देखते हैं। पहले हम लेते हैं इट को। जब सेंटेंस में मौसम या समय इत्यादि का वर्णन किया जाता है तब सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स कि जब कोई जो मौसम होते हैं हमारे, सर्दी गर्मी बरसात, ठीक है, या तो इनका जिक्र किया गया हो, या कोई टाइम होता है जैसे शाम का समय, सुबह का समय, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ठीक है ना। तो जब इस तरह के सेंटेंस हमें दिए जाते हैं तो उन सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन है, जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए यहां लिखा है इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। तो बारिश होना जो है वो आपकी वर्ब है, न कि नाउन या सब्जेक्ट। ठीक है, जब ना तो नाउन है, जब नाउन नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, और वर्ब है तो वर्ब के स्थान लिखी जाएगी। इसलिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस की स्टार्टिंग हम इट से करते हैं, जैसा कि हमने यहां पर किया है। तो इट यहां पर सब्जेक्ट है और इससे आगे जो भी लिखा हुआ है ये आपका प्रेडिकेट है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस इट वॉज गेटिंग डार्क, यहां पर समय की बात की जाए, शाम का समय, ठीक है, तो कि अंधेरा हो रहा था। तो अंधेरा होना, तो होना तो आपका वर्ब हो गया, ठीक है, डार्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। अब हेल्पिंग वर्ब से पहले किसे लगाएं, तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग हम इट से करते हैं। तो इट यहां पर सब्जेक्ट है।
तो क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इससे पहले सेंटेंस में रेनिंग जो है वो आपकी वर्ब है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और टुडे जो है अदर वर्ड है, और इसलिए इट जो है यहां पर सब्जेक्ट था। क्लियर? आई होप इट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं देयर की। देयर क्या है? जब वाक्य में न तो कोई कार्य किया गया हो और न ही कोई सब्जेक्ट जो है वो दिया गया हो। जब कार्य नहीं किया गया है तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा, और यदि कार्य न करके कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो इंफॉर्मेशन के लिए भी कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। तो वहां पर सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से बनाते हैं। यहां लिखा है तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए यहां लिखा है देयर वाज ए किंग, एक राजा था। अब एक राजा था तो किसी और की बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट नहीं है, और तो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट क्या लगाएं। तो इस तरह के वाक्य में हम देयर का प्रयोग करके सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देयर जो है वो यहां पर सब्जेक्ट है। इसके बाद जो भी लिखा है ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा देयर वाज नो डॉग इन द स्ट्रीट, कि गली में कोई कुत्ता नहीं है। तो काम तो कुछ हुआ नहीं, एक इंफॉर्मेशन दी गई नॉर्मल सी, गली में कोई कुत्ता नहीं है। तो जब कोई नहीं है कुत्ता गली में तो सब्जेक्ट क्या बनाए। अब जब सब्जेक्ट नहीं है तो इस तरह के सेंटेंस में हम देयर का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। और देयर जो है जब वो सब्जेक्ट के स्थान पर रखा है तो ये सब्जेक्ट कहलाता है। और इज नो डॉग इन द स्ट्रीट ये आपका प्रेडिकेट है। एक सेंटेंस और कि देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन ए विलेज, कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। एक बुढ़िया सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो क्या बनाएं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देयर जो है वो सब्जेक्ट की पूर्ति करता है। ठीक है, और लिव्ड से लेकर के विलेज तक आपका प्रेडिकेट है। आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे। आगे दो छोटे पॉइंट और दिए गए हैं कि जब सेंटेंस में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका वर्णन किया गया है, उनके बारे में सेंटेंस बोला गया है, तो उन सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं। देयर इज एन आंट, एक चींटी है। ठीक है, तो एक चींटी है तो आपका कंप्लीमेंट हुआ जो कि आपका प्रेडिकेट का भाग है। तो इस सेंटेंस जब छोटे छोटे जीवों की बात की जाती है तो उन सेंटेंस को भी हम इट से बनाते हैं। ऐसे ही यहां पर लिखा है इट इज ए नाइस बिल्डिंग, जब किसी निर्जीव चीज की बात की जाती है और उसकी तरफ इशारा किया जाता है कि ये तो और बहुत सुंदर बिल्डिंग है, तो इस सेंटेंस को भी इट से बनाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत हम इट से करते हैं। तो यहां पर इट जो है वो आपका सब्जेक्ट है और इसके बाद जो भी है ये आपका प्रेडिकेट है। अब यहां पर एक नोट लिखा है कि इट व देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करने पर, जब भी हम इट व देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट करते हैं तो वाक्य में इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। जैसे देयर का मीनिंग होता है वहां, इट का मीनिंग होता है यह है। तो इस तरह से इनके मीनिंग जो है वो सेंटेंस में नहीं निकलते। क्लियर है? ये केवल सब्जेक्ट की पूर्ति करते हैं, केवल और केवल सब्जेक्ट के स्थान पर आकर के सब्जेक्ट की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। आई होप ये दोनों पॉइंट इट और देयर जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।